This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस पे. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किसी भी मुल्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होती है. ये वो फंड्स हैं, वो इदारे हैं जो आपके पेंशन फंड्स को, आपके सेविंग को मैनेज करते हैं प्रोफेशनली, और ये इनकी साइजेस एडवांस कंट्रीज में बहुत बड़ी होती है. लोगों के ओल्ड एज इनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है. इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है. पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है. हमने देखा कि स्टॉक मार्केट बीच में काफ़ी लैकलस्टर परफॉर्मेंस करता रहा, फिर कुछ इंप्रूवमेंट आई, फिर अब स्लो डाउन आई है. लेकिन हाउ इज़ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री डूइंग इन दिस सिनेरियो, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज़ बियॉन्ड स्टॉक मार्केट. इट्स नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट, उनके पास और भी एवेन्यूज़ होते हैं इन्वेस्टमेंट के. इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने दावत दी है सैयद काशिफ मुस्तफ़ा साहब को, जो कि हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हैं लेक्सन इन्वेस्टमेंट के. लेक्सन इन्वेस्टमेंट इज़ ए लीडिंग इन्वेस्टमेंट फर्म हियर which not only provides advisories and investment opportunities in Pakistan, but also has bought in number of international funds which are being sold here. Kashif, welcome to the show. Thank you so much. ये पहले तो ये बताइए कि थोड़ी सी आम लोगों के लिए कि what mutual fund is and how does it differ from say directly investment in stock market. इसकी जो बेसिक फिलॉसफी है, व्हाट इज द डिफरेंशियल? देखिए, अगर हम स्टॉक मार्केट, हमारे पास या किसी भी सरमायाकार के पास बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ हो सकते हैं कि जहां पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट मैनेज करें. वो स्टॉक मार्केट भी है, वो मनी मार्केट भी है, वो फिक्स इनकम मार्केट भी है, वो तमाम मार्केट हैं. अब उन मार्केट्स के अंदर एक मतलूबा सलाहियत का होना बहुत ज़रूरी है कि अगर सपोज़ हम स्टॉक मार्केट में आप एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास क्या वो मतलूबा सलाहियत मौजूद है? क्या आप ये बात जानते हैं कि किस कंपनी का कितना पे आउट है, किस कंपनीज के क्या फ्यूचर नंबर्स हैं? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है, वो फंड मैनेजर जो है, ये आसानी प्रोवाइड करता है उस रिटेलर को, उस आम क्लाइंट्स को, कि जी हमारे फंड मैनेजर्स जो हैं वो ऑन योर बिहाफ, हमारे रिसर्चर ऑन योर बिहाफ टेक ऑल द इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड गो टू स्टॉक मार्केट, गो टू मनी मार्केट, गो टू फिक्स इनकम मार्केट, और वहाँ पे प्लेसमेंट होती है. तो एक आम सरमायाकार को कि जो पाकिस्तान इकॉनमी के हवाले से बहुत कुछ नहीं जानता, जो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बहुत कुछ नहीं जानता, जो फिक्स इनकम के टेन्योर के हवाले से बहुत कुछ नहीं जानता, जिसके लिए ये जानना बहुत मुश्किल है कि ये ए शेयर जिस कंपनी का है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, उस कंपनी के फ्यूचर नंबर्स क्या हैं, उस कंपनीज के मुनाफे किस तरह रहेंगे, तो वो भी बहुत आसानी से किसी भी म्यूचुअल फंड में आता है. और उस म्यूचुअल फंड के मैंडेट को देखते हुए, जैसा कि आपको पता होगा कि मुख्तलिफ अक़साम के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मनी मार्केट के, इनकम फंड के, एसेट एलोकेशन और इक्विटी, वो अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, अपनी रिस्क एपिटाइट, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट का चुनाव करता है. अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत सारे दूसरे सरमायाकारों के साथ मिलके एक पूल करता है. वो पूल जो है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि SECB से लाइसेंस होती है, जिसका ये कोर फंक्शन होता है कि वो अपनी एक्सपर्टीज को ऑन बिहाफ ऑफ देयर इन्वेस्टर जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, और वो पैसा फिर ले जाकर उस मार्केट में जहां का मैंडेट मौजूद होता है वहां पे इन्वेस्ट किया जाता है. इसके जरिए इन्वेस्टर को जहां इकोनॉमी ऑफ स्केल अवेलेबल होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल से मुराद ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर अपने लिए एक रिसर्चर, एक फंड मैनेजर रखे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो वो इकोनॉमी ऑफ स्केल वहां मौजूद होता है. एक्सपर्टीज शेयर करता है, क्योंकि जो लोग वहां पर डेजिग्नेट हुए हैं एज फंड मैनेजर, वो अपनी फील्ड में महारत रखते हैं, उनके पास मतलूबा तजुर्बा है, उनके पास मतलूबा तालीम है, तो वो उन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टर करते हैं. और जो है वो यूजुअली हमने हिस्टोरिकल देखा कि फिर इन्वेस्टर उन चीज़ों में रहते हुए ना सिर्फ अपनी सेविंग को प्रमोट करते हैं, बल्कि अपने फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को भी हासिल कर सकते हैं. बहुत अच्छी बात आपने कही. एक बिल्कुल ये कॉमन सेंस की बात है, और हम भी वेस्ट हर जगह हम ये देखते रहे कि एक आम आदमी इन चक्करों में नहीं पड़ता कि हर एक शेयर की रिसर्च करता फिर. बहुत मुश्किल काम है, इट्स लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग वर्क. तो एक फ़ंड को दे दिया एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को, जिन पे आपको भरोसा है, जिनकी काबिलियत है, जी बिल्कुल, और वो सुकून से अपने बैठ गया. अब पूरी दुनिया में रिटायरमेंट प्लानिंग जो हो रही है, या
अपनी इनकम प्लानिंग जो हो रही है इसी बेसिस पे हो रही है, इसीलिए हम देखते हैं कि दुनिया भर में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात मैं एक नंबर शेयर करूं कि अराउंड 35 ट्रिलियन डॉलर की बात बताइए, इसको भी क्रॉस कर चुकी है। 35 ट्रिलियन डॉलर्स आर इन्वेस्टेड। और इसमें मजीद हैरत की बात है कि 52 to 53% सिर्फ यूएसए का रिप्रेजेंटेशन है, कि अगर 35 खरब डॉलर की मार्केट है तो उसमें 15 से 16 या अराउंड 17 ट्रिलियन डॉलर जो हैं वो सिर्फ यूएसए के हैं। वो उनके जीडीपी से बड़ा है, उनके बैंक डिपॉजिट से बड़ा है, कि क्योंकि वहां पे लोगों को ये अंदाजा है कि वो अपनी सेविंग्स को मुख्तलिफ एसेट एलोकेशन, मिसाल के तौर पर मेरी उम्र अगर 33 साल है, आपकी उम्र अगर 45 साल है, या किसी और फर्द की उम्र जो है, तो हर इंसान की अपनी नीड होंगी। एक 20 साल के फर्द की, एक 30 साल के फर्द की। तो अब अगर एक 20 साल अगर एक वालिदैन है और वो देखते हैं कि उनका न्यूली बॉर्न बेबी है, उसके फ्यूचर की प्लानिंग है कि 18 साल में उसको ग्रेजुएशन के हवाले से ये अखराजात होंगे, उसके फ्यूचर प्लान्स ये होंगे, तो वो उसके एजुकेशन से लेकर उसके मैरिज प्लान तक ले सकते हैं। और ये इतना मॉडर्न बेसिस पे पूरी दुनिया में प्रोसेस चल चुका है। पाकिस्तान में थोड़ा सा स्लो डाउन है, इसलिए रहा कि पाकिस्तान में सेविंग इतनी ज्यादा प्रमोट हो नहीं सकी। एक तो सेविंग अपनी जगह प्रमोट नहीं हुई, फिर हमारे हालात जो हैं, जो मईशत के हालात हैं वो बड़े वॉलेटाइल रहे, और फिर जो हमारी एक्चुअल मार्केट थी, अनफॉर्चुनेटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किसी हद तक माजी में अपने इस काम से में नाकाम साबित हुई कि वो जाकर रिटेलर्स के पास। बड़ी आपने अपने सेल्फ क्रिटिसिज्म कर दी, यही मैं अभी आने वाला था। जी प्लीज। वेस्ट में हमने हर जगह देखा कि हर ब्लॉक में 2-3 म्यूचुअल फंड के शॉप्स खुले होते हैं जी, शेयर्स के भी होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के ज़्यादा होते हैं। छोटे से छोटे टाउन में आप चले जाएं, 2-3 म्यूचुअल फंड आपको नजर आएंगे। देयर इज ए चॉइस, इलेक्शन में जाएं, आरिफ हबीब में जाएं, यहाँ तो सवाए बड़े शहरों के है ही नहीं कुछ भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल कंप्लीटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने खुद ही मान लिया, बजाय मैं इस बात को कहता कि इनिशिएटिव हैव नॉट बीन टेकन एज इट शुड हैव बीन। देखिए मैं ना, क्योंकि आपके प्रोग्राम में हम ज़्यादा डिबेट्स हम करते हैं, इंडिया में इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है उसके हवाले से मैं एक अपना ऑब्जर्वेशन शेयर। उससे पहले हम पाकिस्तान, आपने वो यहाँ पे 35 ट्रिलियन तो आपने बता दिया। जी जी। व्हाट इज द क्वांटम ऑफ आवर म्यूचुअल फंड इन पाकिस्तान? रुपीस डॉलर में तो कम हो जाएगा, ये बहुत ही कम है, मतलब ये तो ना होने के बराबर है। कितना है? मतलब ये 0.00 कुछ परसेंट होगा। नहीं, मगर व्हाट इज द साइज ऑफ हमारा इस वक्त 390 के अराउंड जो है, अच्छा, बिलियन, 390 अरब रुपए के करीब हमारा जो है ना वो सेक्टर का साइज है। क्योंकि अब पिछले 2-3 सालों में मनी मार्केट फंड एक नया एवेन्यू आया है कि जो एक एफिशिएंट लिक्विडिटी मैनेजमेंट के हवाले से इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा टूल है, तो उसमें हमने काफी ग्रोथ देखी है। क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग जब भी किसी सिस्टम का रिस्क प्रीमियम हाई होता है तो जो प्लेयर्स होते हैं उस सिस्टम के वो बैकफुट पे होते हैं। जब वो बैकफुट पे होते हैं और उनका एटीट्यूड रिस्क अवर्स होता है तो वो लेस रिस्की प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप ट्रेंड देखें पिछले 3 सालों में, तो इक्विटी फंड या दूसरे जो रिस्की एवेन्यूज थे वहां के बजाय लोगों ने सेफ हेवंस में अपने पैसे को प्लेस करने को तरजीह दी। इसीलिए इनकम फंड या मनी मार्केट फंड में तो हमें ग्रोथ नजर आती है, लेकिन अगर हम इक्विटी फंड या दूसरे फंड में जाएं तो वहां शायद इतनी नोटिसेबल या साइजेबल ग्रोथ नहीं है। तो वो एक्चुअली इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे, देखें, ये हमारे म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेंट है कौन? हमारे म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेंट इसी मुल्क में रहने वाला बाशिंदा या इदारा है। जिस तरह मुल्क के हालात चेंज हो रहे हैं तो उस इन्वेस्टर की साइकी भी उससे अफेक्ट हो रही है। वो कभी पेसिमिस्टिक होता है, कभी ऑप्टिमिस्टिक होता है, कभी कॉशियस ऑप्टिमिस्टिक होता है। जब वो ऑप्टिमिस्टिक होता है तो वो फिर इक्विटी फंड की तरफ जाता है। जब वो थोड़ा सा कॉशियस ऑप्टिमिस्टिक होता है तो वो फिर जो वेल मैनेज, प्रूडेंटली जो मैनेज इनकम फंड है वो उनकी तरफ आता है। और जब वो बिल्कुल ही बैकफुट पे चला जाता है तो वो मनी मार्केट फंड में आ जाता है या वो किसी बैंक में अपने पैसे को प्लेस करता है। पाकिस्तान में इस हवाले से कुछ रेगुलेशन का भी फुकदान रहा, कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की जानिब से भी माजी में इनिशिएटिव लेने में जो है वो काफी प्रॉब्लम्स ली गई। मैं आपको बताऊं कि हम 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले इस सेक्टर ने 465 बिलियन की 465 अरब से भी ज्यादा का पीक देखा था। अच्छा। और उसके बाद जो है वो डिक्लाइन आया और ये नीचे 170 और 180, 450 से नीचे आया है जी। तो ये 180 तक चला गया, 180 तक गया। ठीक है, वो इसी तरह जिस तरह स्टॉक मार्केट ऊपर गई तो लोगों का जो है ना वो कॉन्फिडेंस बहुत था
उसके बाद जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो जिस तरह स्टॉक मार्केट और दूसरे इंस्ट्रूमेंट डिफॉल्ट हुए या दूसरे इंस्ट्रूमेंट में खराबी आई, तो यकीनी तौर पे म्यूचुअल फंड भी उसके साथ कनेक्शन रखता है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली लेक्सन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं सेक्टर पे बात कर रहा हूँ, तो मार्केट के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने ये बड़ी सीरियस थॉट प्रोसेस स्टार्ट किए कि अगर हमने इस सेक्टर को सर्वाइव करना, इस सेक्टर को सस्टेनेबल बेसिस पे रन करना है, तो फिर हमें कुछ ऐसे काम करने होंगे जो जेन्युइन हो और जिससे पेनिट्रेशन लेवल बढ़े। और उसके बाद जो है अगर आप देखें कि 2008-9 से टॉप एएमसीज ने जो है हम समेत अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, मीडिया पे आके बहुत ज्यादा काम किया। इवन हम लोग खुद जो है वो लेक्सन इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ शहरों में जाकर अवेयरनेस के हवाले से कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, हम वहाँ पे सेमिनार्स करते हैं, हम अपने लिटरेचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं खुद मुख्तलिफ शहरों में जाके, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाकर, मुल्तान में कि दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाकर हम एड्रेस करते हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये होता है कि उस आम आदमी में अवेयरनेस फैले। लेकिन क्योंकि इस काम को शुरू हुए कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं हुआ, ये कोई 2-3 साल हुए हैं, तो अभी भी हम उस जेन्युइन मार्केट को वो अनटैप है। क्योंकि बीइंग एन इकोनॉमिस्ट मैं ये देखता हूं कि जो वेल्थ जनरेशन हो रही है पिछले 3 सालों से, वो मेट्रो बिग सिटीज में नहीं हो रही है। जो इंडस्ट्रियल, अगर लाहौर में, अगर आप कराची को देखें या आप लाहौर इस्लामाबाद को देखें, क्योंकि वो एग्रीकल्चर सिटीज नहीं है, तो वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी वेल्थ जनरेशन नहीं हो रही है। वहां तो एनर्जी क्राइसिस है, वहां तो टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी, पैसा जनरेट, जो वेल्थ जनरेशन है वो हो रहा है एग्री लाइक रिलेटेड इकोनॉमी में, जहां पर ज़राई आमदनी है। क्योंकि वहां पे हमने 450 रुपए वाली गंदुम को 1050 तक ले गए, कॉटन पे लोगों ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए, शुगर केन पे बनाए। तो इसीलिए आप मुख्तलिफ इंडिकेटर्स देखें, इवन ऑटो जो कंपनीज हैं उनके जो सेल्स पैटर्न है वो रूरल में, तो वो जो सारा पैसा जो वेल्थ है वो ज्यादा उसका जो क्वांटम जनरेट हो रहा है रूरल इकोनॉमी में, और जबकि एएमसी ज्यादातर काम कर रही है अर्बन इकोनॉमीज में, तो उसकी वजह से उनकी ग्रोथ इतनी नहीं आ रही। फिर एक और फैक्टर भी है कि रूरल इकोनॉमी में जो इन्वेस्टर है वो काफी कंजर्वेटिव होता है और काफी बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होता। उसको समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल पता नहीं क्या बेवकूफ बनाने आया है कोई आदमी, समझाना भी बहुत उसको मुश्किल होता है। और फिर वो एक लोकल बैंक में ही अपने करंट अकाउंट में पैसे रखने को तरजीह देता है, या फिर वो जाके गोल्ड की ईंटें ले लेता है, या वो गाड़ियां ले लेता है, या वो ट्रैक्टर ले लेता है और घर बना लेता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसकी बेसिस पे एएमसीज इन एरियाज में काम ना करें, बल्कि अभी काम शुरू हो गया है। काफी सारी एएमसीज के आपके ऑफिसेज आपको अक्रॉस पाकिस्तान नजर आएंगे। और जो मैं आपको इंडिया की मिसाल दे रहा था, मैं वो थोड़ा ये बात हम लोग उधर घूम गए, सिर्फ जरा सा कंपैरेटिव करना चाह रहा था कि आपने बताया कि वर्ल्ड में तो इतनी बड़ी मार्केट है ये इसकी, और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का 50% शेयर है, तो उसके मुकाबले में इंडिया पाकिस्तान कहाँ पे खड़े हैं? देखिए, इंडिया बहुत ज्यादा वेल ग्रूम मार्केट है। फिर भी अगर डॉलर टर्म में बात करें तो हम ये देखें कि CAGR कोई अराउंड उनकी मार्केट 17.38 ट्रिलियन कुछ इस तरह रुपी टर्म में उनकी मार्केट है। इसके अलावा जो है जो CAGR है, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट है, वो 34% रहा है इंडिया का, विच इज अ बिग नंबर। अच्छा, जिस तरह हमारे यहाँ 3 शहरों में काम होता है, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद मेनली, इस तरह इंडिया में 10 शहरों में काम होता है। अच्छा, सिर्फ 10 शहरों में। तो जब वो तमाम वहां की एएमसी सेक्टर ने इतनी नोटिसेबल ग्रोथ वहां पर आई, तो उन्होंने KPMG को एक लोकल मैंडेट दिया। उन्होंने कहा कि इस चीज पे सोचा जाए कि ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसे सस्टेनेबल हो सकती है। तो उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन दी एक रिपोर्ट की सूरत में, वो ये थी, उसका जो मैं सिर्फ 2 ही लाइन बताऊंगा आपको। एक तो उन्होंने कहा कि यू शुड गो बियॉन्ड 10 सिटीज, जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर आपको अपनी इस CAGR को, इस ग्रोथ रेट को मेंटेन करना है, तो यू शुड गो बियॉन्ड, फिजिकली यू हैव टू एक्सपैंड। तो उन्होंने जो है वो फिर 30 शहरों को चुना। और उन्होंने कहा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कीजिए। अब वो एक ग्राफ था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा पसंद आया। मैं अपने अक्सर लेक्चर्स में, कन्वर्सेशन में उस ग्राफ को ऐड करता हूं कि अगर यूजुअली ये समझा जाता है कि अगर AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, बढ़ रहा है तो उस AMC का प्रॉफिट भी बढ़ रहा होगा, जाहिर सी बात है। उन्होंने ग्राफ किया और उन्होंने अगली 5 साल की प्रोजेक्शंस दी, जिसके ग्राफ में नंबर कुछ इस तरह थे कि AUM उनका इस तरह बढ़ रहा था
और पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स उनका इस तरह नीचे आ रहा था। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यस, उन्होंने कहा कि भाई आप जितना भी कमा रहे हैं, अगर आपने ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सस्टेनेबल होना है, आप जितना भी कमा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कीजिए, ऑफिसेज बनाइए, आउटलेट बनाइए, लोगों को एजुकेट कीजिए, लिटरेचर जनरेट कीजिए, कॉन्फ्रेंसेस करवाइए, डिस्ट्रीब्यूटर्स की अवेयरनेस पे काम करें। और आज इंडिया इस मॉडल पे काम कर रहा है। इंडिया क्यों से? क्योंकि हमारे मुकाबले में ज्यादा सस्टेनेबल रहा, ज्यादा वेल ग्रूम है। पाकिस्तान उसके मुकाबले में काफी इन्फेंसी स्टेज में है। और पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। एनआईटी या आईसीपी जो है वो हमें 60s में नजर आते हैं। प्राइवेट सेक्टर एनआईटी के अलावा कब शुरू हुआ ये 2000 में जो है ना वो हमारे पास, या 2000 में जहाँ कि जब हमारे पास इकोनॉमी आई तो हमने हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर नाउ? इस वक्त अराउंड 25 मेजर प्लेयर जो हैं वो मार्केट में एएमसीज काम कर रही, तमाम बड़े बैंकों की एसेट मैनेजमेंट हैं, लोकल जो मुख्तलिफ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, जैसे लेक्सन ग्रुप है। तो लेक्सन ग्रुप जो एक बड़ा डाइवर्सिफाइड ग्रुप है और बहुत सारे सेगमेंट में काम कर रहा है, तो हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बाद मुख्तलिफ फर्स्ट ईयर की जो बैंक हैं उनकी एएमसीज के बाद अब वो ग्रुप के जो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, जो बहुत क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी इस बिजनेस में आ रहे हैं ताकि नए प्लेयर्स का इजाफा हो। और जिसकी बिना पे इस सेक्टर को, तो जो अब इस बात को मैं इस तरह एंड करूंगा कि हमें फिर उस इंडिया के मॉडल से सबक लेना चाहिए। और आज कोशिशें बहरहाल शुरू हो गई हैं, लेकिन हमें इस चीज को कंटिन्यू करना है। काशिफ साहब ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। नाज़रीन हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस पे और काशिफ मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ हैं। उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड व्हाट इज़ द फैसिलिटी और व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू ए म्यूचुअल फंड रादर दैन गोइंग एंड डूइंग इट फॉर ऑन योर ओन। उन्होंने बताया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइज जो है 35 ट्रिलियन इफ नॉट रॉन्ग वर्ल्ड वाइड, और जिसमें से आधा बता रहे हैं कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में। यूएस का हर आदमी, एक छोटा 18 साल का जब लड़का जब जॉब पे आता है या उसको इनकम होती है तो पहला काम वो यही करता है कि किसी ना किसी म्यूचुअल फंड में अपने अकाउंट खोल के आस्ते आस्ते पैसे जमा करना शुरू करता है। 55 साल के होते होते एक नॉर्मल वेस्टर्न आदमी, एक रैशनल आदमी इतना सेव कर लेता है कि खुदा न खास्ता उसके साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो बाकी ज़िंदगी उसी फंड के इनकम से गुजारा कर लेता है। बड़ी सेंसिबल सी बात है। अगर आप 18 साल की उम्र से सेव करेंगे तो आपकी जो है ना इन्वेस्टमेंट बढ़ते बढ़ते थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी जो आपके विद इन आपके जो बजटरी आपके जो खर्चे वर्चे उसके मुताबिक पूरा हो जाता है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री बकौल काशिफ के एनआईटी के अलावा कुछ था ही नहीं। सिर्फ 2000 में कंपनी आना शुरू हुई है और इनकी जो अभी तक जो फंड मैनेजमेंट में फंड है वो सिर्फ 390 बिलियन है। अगर डॉलर टर्म में देखें तो ये कुछ भी नहीं है। इंडिया की बता रहे हैं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह अभी तक जो पेनिट्रेशन है इन द पॉपुलेशन इज़ वेरी लिमिटेड। पाकिस्तान में सिर्फ 3 शहरों में बेसिकली म्यूचुअल फंड वाले लोग बैठे हैं और इंडिया में सिर्फ 10 शहरों में। अब इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, इंडिया में भी और यहाँ भी। इसी पे कंटिन्यू करते हैं। साहब आपने कहा कि इंडिया में 10 से 30 पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, अब पाकिस्तान में क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं? खासतौर से आपकी ग्रुप से बड़ा एक्सपेक्टेशन है, इट्स अ वेरी डायनेमिक ग्रुप एंड यू कैन सस्टेन सम लॉसेज ऑल्सो। जैसे कि आपने बताया कि जब आप ब्रांचेस खोलेंगे तो एकदम से एक्सपेंडिचर तो आ जाएगा, आमदनी आने में टाइम नहीं। मतलब और भी एएमसीज जो हैं उन्होंने अपने आउटलेट्स जो हैं वो ओपन किए इन 3 शहरों के अलावा भी। और हमें अगर कराची, जैसे आप बैंकों की जब बात कर रहे थे ना, जैसे यूबीएल है, यूबीएल वो अपने ब्रांच के ही अंदर एक छोटा सा यूनिट खोल सकते हैं। वो तो अलाउ नहीं होगा, उनको सेपरेट करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सही है आपकी, इट विल सॉर्ट ऑफ स्टिल बी इकोनॉमिकल फॉर देम। या जैसे आपने यूबीएल का नाम लिया या और जो बड़ी इस तरह की एएमसीज हैं उन्होंने काफी अवेयरनेस पे उन्होंने भी काम किया है। और अब काफी आउटलेट्स जो है ना, यानी कराची या लाहौर और इस्लामाबाद के बाद अब सिंध में हैदराबाद और सखर जो हैं वो नए सेंटर हैं।
पंजाब के अंदर जो है वो मुल्तान एक बड़ा स्टेशन है, फैसलाबाद, सियालकोट, आपका एडवांटेज मैकडोनल्ड का है, मैकडोनल्ड हम जाते हैं तो आपके वो स्क्रीन लगी होती है। जी। और तो आप मैं इसी पे आ रहा था मैकडोनल्ड के साथ ही एक छोटा सा काउंटर जी। हमने क्या किया है, क्योंकि मैंने वही बात की कि ये तमाम जगहों पर जो है जो बड़ी एमसीज हैं उन्होंने अपने आउटलेट्स खोले हैं, तो इसलिए मैं नाम भी बता रहा था उन शहरों के कि मुल्तान, के फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर, यहाँ पे अब काम शुरू हुआ है। और कोयटा में भी कुछ एमसीज गई हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन बाकी शहरों का वो है। अब वहां पे काम हो रहा है। अब हमारे जो ग्रुप की अपनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड, एज यू सेड, डायनेमिक ग्रुप, तो हमने जो है वो, क्योंकि एक अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा काम किया। आपने भी रिसेंटली देखा होगा कि जब हम अपने नए 3 इंटरनेशनल फंड्स लाए, उस इंटरनेशनल फंड्स पर लाते हुए हमने काफी अवेयरनेस पे काम किया। हमने फाइनेंशियल प्लानिंग, आपने बिलबोर्ड्स लगाए, आपने अखबारों के जरिए, मीडिया के जरिए मैंने खुद कई प्रोग्राम्स किए। उसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि एक आम इंसान की जिंदगी में फाइनेंशियल प्लानिंग का कितना फायदा है। एक आम इंसान, भाई इससे जिंदगी बचती है, सेहत अच्छी रहती है। बिल्कुल सही कह जब आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है तो नॉर्मली यू लिव लॉन्गर। वेरी राइट। लोग कहते हैं कि यार वेस्ट के लोग इतने 90 साल तक क्यों जिंदा रहते हैं? उसकी वजह यही है कि 18 साल से वो मेहनत करना शुरू करते हैं। well said। बल्कि 13 साल के बच्चे, 13 साल का एक बच्चा वेस्ट में मेहनत की आदत माँ बाप डलवाते हैं उससे। करोड़पति, अरबपति मैंने लोगों को देखा है, प्रोफेशनल डॉक्टर्स, उनके बच्चों को मैनुअल वर्क करते हुए देखा। पहले तो बड़ा शौक भी लगा कि भाई आप इतने बड़े डॉक्टर, आपका बच्चा सुपरमार्केट में 13-14 साल का बच्चा काम कर रहा है। उन्होंने कहा हम उसको तैयार कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। 18 साल की उम्र में ही सपोज टू अर्न हिज इनफ मनी टू प्रोवाइड फॉर हिज बेड, अपने कमरे का किराया निकालेगा वो। और 18 साल की उम्र से जो मेहनत शुरू होती है तो वो 70 साल तक चलती रहती है, तो सेहत भी उससे अच्छी रहती है। इस दौरान सेविंग भी इतनी हो जाती है कि उनको कोई फिक्र नहीं होता कि बच्चा देगा या नहीं देगा, या फलाना इन लॉ सपोर्ट करेगा या नहीं। यहाँ तो होता कि भाई करेगा तो बाप करेगा तो बेटा करेगा, पता चला आखिर में बेटा ने दगा दे दिया तो गया वो। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट अ जोक, इट्स नॉट ए, ये हेल्थ से भी रिलेटेड है। आपका देखें एक अच्छी, जो इतनी बीमारियां हो रही हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाँ, बात क्या है कि 50 साल की उम्र हुआ तो आदमी बूढ़ा हो गया। भाई क्यों बूढ़ा हो गया? फाइनेंशियल सर्विसेज, मेरा मानना है कि फाइनेंशियल सर्विसेज का ह्यूमन फेस होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल सर्विसेज का ह्यूमन फेस किस तरह हो सकता है? ह्यूमन फेस ये है कि वो लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा करने की बात करें। अगर मैं सिर्फ एएमसी सेक्टर की बात करता हूं तो हम लोग पेंशन प्लानिंग भी कर रहे होते हैं, हम लोग एजुकेशन प्लानिंग भी कर रहे होते हैं, हम मैरिज प्लानिंग भी कर रहे होते हैं, हम इस तमाम चीज़ों के हवाले से मुख्तलिफ पैकेजेस हम दे रहे होते हैं। हम लोगों को अवेयरनेस कर रहे होते हैं कि आपकी आज की छोटी छोटी एक्यूमुलेशन मुस्तकबिल का एक काफ़ी रीजनेबल बड़ा अमाउंट कैसे बन सकता है। और लोग नेचुरली ग्रेजुअली इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि देखें, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जो अफराद, जिस तरह हमारा मुल्क बहुत सारे प्रॉब्लम्स में है, तो हम अफराद भी जो हैं वो इसी सिस्टम से बिलोंग करते हैं। इंडिया में अगर ग्रोथ है तो उसकी वजह यह है कि वहां पे पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं रहा, वहां फाइनेंशियल क्राइसिस इतना सिवियर नहीं रहा, उसकी वजह से वो 7%, 8%, 9% की ग्रोथ लेते रहे। आई एम श्योर कि अगर 2008 का क्राइसिस नहीं होता और जो मैंने आपको 465 बिलियन का साइज बताया जो हमारे म्यूचुअल फंड का था, आज वो 1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका होता अगर हमारे पास ये 4 साल क्राइसिस के नहीं होते। लेकिन बहरहाल अगेन दिस सेक्टर इज ऑन ट्रैक, और अगर थोड़ी सी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, थोड़ी सी भी हमारी ग्रोथ 5-6% के डोमेन में के ब्रैकेट में आ गए, तो आप देखिएगा कि न सिर्फ हमारी एएमसी सेक्टर बल्कि तमाम चीजें। और फिर देखें एएमसी सेक्टर जो है ना, वो मुल्क की प्रॉस्पेरिटी में कितना अहम किरदार अदा करते हैं कि वो स्टॉक मार्केट को भी सरमाया देते हैं, वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट में भी पैसा लगाते हैं। वो जो किसी भी मुल्क के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो आपने अपने इंट्रो में बात कही थी, कितना इंपॉर्टेंट है कि सेविंग को प्रमोट किया जाए। और उस सेविंग को प्रमोट करने के लिए सबसे अहम तरीका म्यूचुअल फंड किसी भी मुल्क में हो सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और ये जो छोटे छोटे पैसे जी, अभी मैं इसी डेली न्यूज़ में, डेली टाइम में आज एक बड़ी अच्छी छोटी सी स्टोरी है कि $15,000 का एक घर जो 82 में खरीदा गया, 82 इज नॉट वेरी लॉन्ग टाइम, आज उसकी वर्थ $2 मिलियन है। टाइम वैल्यू लोगों को समझना चाहिए कि अगर आपने आज से 30 साल पहले
किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दी थी, चाहे वो रियल इस्टेट हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक हो, तो 30 साल में बहुत बढ़ जाता है वो। अगर आप कराची पाकिस्तान ही की स्टॉक मार्केट की आप बात करें, गिवन दिस मिशैप ऑफ 2008, 88 में जब हम लोगों ने एडवोकेसी शुरू की मिडल ईस्ट में कि इन्वेस्ट इन पाकिस्तान नॉट एनीवेयर एल्स, एक हमने एडवोकेसी ग्रुप बनाया, उस वक्त मार्केट आपकी स्टॉक मार्केट 800 पे थी। यस। तो उस वक्त हमने ऐसे ही अपने तरफ से कुछ कैलकुलेशन वगैरह करके और कुछ बेचने वाली बात है ना, सेलिंग पॉइंट पाकिस्तान को बेचना था, हमने कहा ये 8000 पे जाएगी मार्केट। तो लोग बड़े हंसे भी, कुछ लोगों ने हमारी बात को समझा भी और इन्वेस्ट किया। ये जो लीवर ब्रदर जो आजकल 7-8 हज़ार कितने का हो गया, 800 का था। तो ये आप सोचिए कि किसी ने अगर 88 में ये बात हम किसी की सुन ली और 88 में अगर उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया हो 1 लाख रुपया कराची स्टॉक एक्सचेंज में, आज वो कितने का है। और आगे भी इसी तरह फ्यूचर है, लोग अगर इन्वेस्टमेंट करें और उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें, ये नहीं कि उसको रोज़ाना बाई सेल करते रहें, तो दे कैन मेक लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस। तो सेविंग को 5 रुपए की भी सेविंग आज जो है वो पता नहीं आगे 30 साल बाद वो कितने की हो जाएगी। डोंट बी डिटर्ड बाय स्मॉल अमाउंट्स और बिग अमाउंट। देखें कंपाउंडिंग की जो स्ट्रेंथ है ना जी, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वेरिएबल है, और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही मिलता है। यानी आज अगर कोई इंसान ये समझता है कि वो अपने अपने औलाद बच्चों के लिए उनकी अच्छी एजुकेशन को मेक श्योर करना चाहे और उसके बाद बहुत कुछ नहीं है, तो वो आज 2-3 हज़ार रुपए की सिर्फ कंट्रीब्यूशन से एक बहुत ही रीजनेबल अमाउंट फ्यूचर में ला सकता है, जिससे वो अपने उन तमाम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है कि जो वो अपने बच्चों के हवाले से, अपनी खुशहाल जिंदगी के हवाले से सोचता है। और फिर इसका किसी भी मुल्क के लिए कितना अहम कंट्रीब्यूशन है कि जब सेविंग की सूरत में एक रीजनेबल अमाउंट आएगा। और मुझे अब गो के 2,000 रुपए जो आप लोग लेंगे जी, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को पहुंच जाएगा, इंडस्ट्री को पहुंचेगा, जॉब जी बिल्कुल होगी, उससे मुल्क तरक्की करेगा। क्योंकि 2000 से वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब 2-2 करोड़ आदमी जमा करता है तो बहुत बड़ी रकम बन जाती है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना था बजट के हवाले से जी। रिसेंट बजट में कहते हैं कि म्यूचुअल इंडस्ट्री के लिए थोड़ी सी एडवर्स कह सकते हैं कि जो म्यूचुअल इंडस्ट्री से जो टैक्स बैंक्स वगैरह जो आपके यहाँ रखते थे फंड्स, उस पर जो टैक्स है वो बढ़ा के उस पे इनकम पे जो टैक्स था वो 10% से 25% कर दिया गया और अगले साल शायद वो 35% हो जाएगा। व्हाट इज दिस एंड हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट योर ग्रोथ? देखिए, म्यूचुअल फंड को ये बहरहाल इंसेंटिव है कि अगर कोई कॉर्पोरेट हमारे पास आता है तो वो इन्वेस्टमेंट अगर करता है तो 10% का टैक्स उस पर लगता है, विच इज़ फुल एंड फाइनल लाइबिलिटी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इन्वेस्टमेंट पर या सिर्फ बैंक्स की अगर मैं बात करूं, बैंक्स की जो आप बात कर रहे हैं वो बैंक्स की इन्वेस्टमेंट के हवाले से है। वो एक इस तरह से था कि उन्होंने म्यूचुअल फंड जो भी वहां से आ रहा है आमदनी उसको 25% कर दिया, और जो उनका कॉर्पोरेट टैक्स इक्विलिब्रियम है, ये इस तरह के डिसीजंस होते रहते हैं। गो के शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के हवाले से जो है वो बैंकों को रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो अपने इक्वालिटी यानी अगर आम इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले में टी बिल या कहीं और अगर वो प्लेसमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड यानी मनी मार्केट के दूसरे फंड को इक्वल स्टेटस देने की कोशिश की गई है, जो कि 2013-2014 तक जो है वो एक दूसरे को बिल्कुल इक्वेट कर देंगे। इसमें जो एडवर्स का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, यस वो शॉर्ट टर्म में किसी हद तक है कि जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट बहुत बड़ी अमाउंट आ रही थी मनी मार्केट फंड में आपके पास। देखिए ये बहरहाल आप लोग वो फंड लगा रहे थे ट्रेजरी बिल्स में, जी तो वो डायरेक्ट लगाए तो उनको ज्यादा टैक्स होता, जी बिल्कुल। देखिए मतलब देखिए किसी भी सेक्टर को दुनिया भर में प्रमोट करने के लिए इस तरह के इंसेंटिव दिए जाते हैं कि जिस इंसेंटिव को यूज करके उस सेक्टर को फ्लोरिश किया जा सके। तो क्या गवर्नमेंट उसको दबाना चाह रही है? नहीं, वो होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको विड्रॉ भी किया जाता है। लेकिन आप दूसरी तरफ इसी बजट में देखें कि इंडिविजुअल जो टैक्स रिबेट लेते हैं उसके टेन्योर को भी कम किया गया, होल्डिंग पीरियड को, और उसमें जो अमाउंट है उसको भी बढ़ा दिया गया कि अब आप ज्यादा रिबेट ले सकते हैं। वीपीएस के हवाले से, वॉलंटियर पेंशन स्कीम्स के हवाले से, रिटायरमेंट फंड अब आ रहे हैं, उन पे भी जो है वो बेनिफिट्स को बढ़ाया गया है। तो वो जो शायद गवर्नमेंट का भी
یہ فوکس ہے کہ آپ پبلک کے پاس اپنی جینون مارکیٹ میں جاؤ. یہ نہیں یہ کہ بینک کے ذریعے سے کما لیا آپ جی نے. تو وہ اپنی جینون مارکیٹ میں جا رہے ہیں, اپنی ایکچوئل مارکیٹ میں جا رہے ہیں, اور اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ تمام اے ایم سیز اور اسپیشلی جو ٹاپ 10 لے لیجئے, ٹاپ 50 ہیں, ساری اے ایم سیز اس بات کی ریئلائزیشن رکھتی ہیں, اور وہ اسی لیے ایک عرصے سے سب کا فوکس یہ ہے, گو کہ وہ بہت زیادہ سکسیسفل نہیں ہوئے ہیں, لیکن ان سب کا فوکس یہ ہے کہ وہ اپنی ریٹیلرز کی جو پارٹیسپیشن ہے اس ریٹیل بیس کو بڑھائیں. اچھا آپ لوگ کیا میوچولی سب مل کے نہیں کر سکتے کچھ, جیسے کہ ایک لیکسن آپ کمپٹیشن ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں کمپٹیشن نہیں, دیکھیے جو اویئرنیس کی بات کی بہت بڑا ایک نیشنل ایفرٹ ہے نا, یہ آج کے لیے نہیں ہے, ابھی تو ملک انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا. آج جو آپ لوگ اگر ایک انڈیویجول کرے گا تو اس سے اگر یہ 25 کمپنیاں مل کے کوئی جوائنٹ ایڈورٹیزمنٹ کمپین فار جنرل اویئرنیس کی واٹ از دی امپورٹنس آف اس میں کیا ہے, واٹ از جیسے یہ ہم شو کر رہے ہیں یا اس طرح کے اور اویئرنیس کمپین چلائی جائے کہ ہاؤ یو پلان یور ریٹائرمنٹ, وائی یو شوڈ پلان یور ریٹائرمنٹ, اس طرح کی چیز جو سب کے لیے ہے. وہ آدمی آ کے اکاؤنٹ آپ کے پاس کھولے یا کسی اور کے پاس کھولے ڈزنٹ میٹر. نہیں میں اس بارے سے بتاؤں کہ ایک نیشنل ایفرٹ ہونی چاہیے. ایک جو ہے وہ ایسوسیشن ہے میوچل فنڈ کی, میوچل فنڈ مفیب جس کو ہم کہتے ہیں. مفیب کی بنیادی ذمہ داری جہاں ان تمام اے ایم سیز کے درمیان ہم آہنگی ہارمنی کو پیدا کرنا ہے, وہاں پہ اویئرنیس بھی اس کا ایک بنیادی ذمہ داری ہے. اور ابھی اگر آپ کو یاد ہو کچھ دن پہلے ہی ایک بہت ہی افیکٹو میڈیا کمپین چلی تھی جس میں منی مارکیٹ فنڈ کے حوالے سے اویئرنیس پھیلائی گئی تھی, اور اس میں یہ ہوا تھا کہ مفیب نے تمام اے ایم سیز کو ایک جگہ جمع کیا تھا, اور جو آپ بات کر رہے ہیں اسی پہ. اور اس وقت بھی مفیب میں اور جو ہے اس طرح کی مختلف کمیٹیز وہاں پر ہیں کہ رولز اینڈ ریگولیشن کمیٹی, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی, اویئرنیس, تو وہ کمیٹیز جو ہیں ان کو مزید فعال ہونا چاہیے. کوئی ناراض نہ ہو میری اس بات سے, ان کو فعال ہونا چاہیے, وہ ہیں, لیکن وہ مزید اویئرنیس پہ دیکھیں. میڈیا ہمارے پاس ایک بہت, آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم میوچل فنڈ پہ پروگرام کر رہے ہیں, آپ کے جتنے بھی ویور ہیں وہ آپ کے چینل کے ذریعے اور بعد میں سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام کو دیکھیں گے. وی آر تھینکفل کہ بزنس پلس اپنا ایک ریزنیبل ٹائم اس کے لیے ایلوکیٹ کر رہا ہے. یہ آپ کے لیے ہم نہیں کر رہے, ہم قوم کے لیے کر رہے ہیں. جی آپ وہاں کر رہے ہیں. اگر ہماری بات آج سن کے کوئی آپ کے کسی بھی فنڈ میں پیسہ لگا دیتا ہے, اس کی اگر بڑھاپا سدھر جاتا ہے, ہمارے لیے یہ بہت بڑی اور اسی طرح ہمارے بہت سارے سینئر, میں ذاتی طور پہ بڑا سیٹسفائیڈ آدمی اس بات سے ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ سوچ دی کہ 88 سے میں لوگوں کو کہتا رہا پاکستان میں لگاؤ, اور جس نے بھی یہاں لگایا نو بڈی از اے لوزر. آج کے دن 2012 میں جو لگائے گا, آج سے 20 سال بعد وہ فنڈ اتنا بڑا ہو چکا ہوگا کہ اس کی بڑھاپا بڑے آسانی سے گزرے گی. شاید وہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھ لے گا, تو بڑی اچھی بات. اب آپ دیکھیں نا, یوزولی ہمارا جو اس پروگرام میں ہم پاکستان اکانومی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, فرسٹ ٹائم ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. میرے کافی سیکٹر کے جو سینئرز ہیں, میں نے دیکھا کہ آپ ہر اپنے پلاننگ میں ایک سینئر کو مارکیٹ سے بلاتے ہیں, اور ہمارے کافی حبیب الرحمان صاحب کا بھی آپ نے پروگرام کیا اور لوگوں کے پروگرام کیے. تو اٹس گڈ ٹرینڈ کہ ہماری جو یہ مفیب ہے وہ مزید فعال بھی ہو رہی ہے, ان کو ہونا چاہیے. میڈیا از دی اسٹرانگ میڈیم, سیمینارز ہونے چاہیے. You owe this to the country, you owe this to your people. اور ہم لوگ کر رہے ہیں. کاشف صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت آپ سے کچھ سیکھنے کو ملا, بہت شکریہ. ناظرین, میوچل فنڈ پرفارمنس پہ آپ نے ڈسکشن سنی. جیسا کہ کاشف صاحب نے کہا, ہمارا فنڈ بہت, ہمارے یہاں یہ انڈسٹری بھی انفینسی میں ہے. 2000 میں شروع ہوئی, 4,500 بلین تک یہ پہنچی. اس کے بعد جو گراوٹ آئی 180 پہ گر گئی, اب 390 پہ واپس آئی ہے. کاشف کا کہنا ہے اگر 2008 والے معاملات نہیں ہوتے تو شاید 1000 پہ ہوتے. انڈیا کی انڈسٹری بہت بڑی ہے, دنیا بھر کی انڈسٹری بہت بڑی ہے. کمپیریٹیولی ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے, صرف 3 شہروں میں یہ پروڈکٹس اویلیبل ہیں. لیکن ناؤ جوائنٹلی اینڈ انڈیویجولی میوچل فنڈ انڈسٹری از پشنگ ان ٹو ادر ایریاز. کاشف ایز این اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ اب جو فنڈ جو ویلتھ جنریٹ ہو رہی ہے وہ رورل ایریا میں ہے, اس لیے رورل ایریا میں جانا ان کے لیے بہت ضروری ہے, وہ جا بھی رہے ہیں. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کروں گا. فیڈ بیک کے لیے ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیں, feedback@businessplusTV.pk. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام ختم ہوتا ہے. خدا حافظ.